बाहर लॉन में बैठी चाय ही पी रही थी, साथ ही साथ अखबार के हेडलाइंस को भी पढ़ ले रही थी। सहसा मेरी नज़र एक हेडलाइन पर गई। मुझे एक झटका सा लगा और पिछले दिनों की कुछ तस्वीरें सामने आ गई। कुछ 4 साल पहले की बात है। ग्रीष्मकाल की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हम सब नानी जी के घर पहुंच गए थे और सबने छुट्टियों की योजना अपने हिसाब से बना ली थी। पर मुश्किल ये थी कि जितने लोग उतनी योजना। आप सोच रहे होंगे सब कौन? जी, हम मतलब मैं और मेरे कजिन्स। मैं, गुनगुन, स्वीटी दीदी, सत्यम और अंश। हम पांचों ने योजना तो बनाई, पर सबकी अलग अलग ख्वाहिश थी। किसी को डांस क्लास या कराटे क्लास ज्वाइन करनी थी, तो किसी को बस मूवी देखना और सोना था। इसी बात पर हमारी बहस शुरू हुई थी और इससे पहले कि हमारी बातें झगड़े का रूप लेती, माताजी ने आकर जोरदार फटकी लगाई और गृह कार्य करने को बोल चली गई। हम सब भी एक दूसरे को देखकर काम पर लग गए। आखिर हमें भी पता था जितनी जल्दी होमवर्क पूरा होगा उतनी ही जल्दी हम घूमने जा सकते हैं। रात का समय था। रात का भोजन कर हम छत पे बैठ फिर से जाने की बात शुरू कर दी थी, जिसका निष्कर्ष किसी के पास ना था। हम बातों में गुम थे, तभी अजीब सी आवाज़ें आने लगी तो हमारा ध्यान गया तो देखा अंश गेट के पीछे से आवाज़ निकाल हमें डराने की कोशिश कर रहा था। सहसा दीदी, जिसे स्वीटी भी कहते हैं, उसने कहा, मिल गया आइडिया, हमें क्या करना है छुट्टी में। दीदी की बात सुनकर हम सभी भी उत्साहित हो गए और उनको घेर कर बैठ गए। तभी अंश ने कहा, वाह दीदी, जल्दी बताओ क्या करना है। मैं तो बोर ही हो गया। छुट्टियां आधी हो गई पर मम्मा तो बस होमवर्क ही कराती रहती है। उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। फिर दीदी ने बोला, क्यों ना हम गांव चलते हैं, वहाँ से वो डरावनी हवेली घूमते हैं। वैसे भी आम भी गिर रहा होगा। चलते हैं ना सब, बहुत मज़ा आएगा। ये सुनते ही सब खुश हो गए और हमारा ट्रिप भी फाइनल हो गया। अब बस हम सबको होमवर्क पूरा कर पैकिंग करनी थी। 2 दिन बाद आखिरकार सबका काम पूरा हुआ। पैकिंग हो गई और हम लोग निकल गए अपने गांव के लिए। दीदी अपने स्कूटी से और सत्यम अपनी फटफटी, हम लोग बोलकर चिढ़ाते हैं उसे, बुलेट से निकल पड़े। नानी जी, मामी और मौसी ये सब कार से गए। आखिर उन्हें अपने गांव में घूमना था। जी, सही समझे आप। मैं अंश दीदी के पीछे और गुनगुन सत्यम के साथ। अब ऐसा इसलिए कि हम तीनों के पास डीजल नहीं था। करीब 4 घंटे बाद हम सब पहुंच गए अपने गांव। वैसे तो सब खाते पीते मौज मस्ती करते रुक रुक कर आए थे, पर फिर भी सब थक चुके थे। इसलिए सबने भोजन किया और पड़ गए बिस्तर पे। उसी दिन शाम का समय, सोने से थोड़ा आराम मिला। सब हाथ मुंह धोकर आंगन में बैठ गए चाय के इंतजार में कि तभी अंकित का आगमन हुआ। अंकित हमारी मौसी जी का बेटा था। अब चाय के साथ सब बैठ गए प्लानिंग करने। भूतिया हवेली पर कब जाना है, कैसे जाना है और क्या क्या ले जाएंगे। आज तो शाम रात में ढल रही थी, तो हमने अगले दिन भूतिया हवेली पर जाने का फाइनल किया और फिर से लग गए सब बातों में। आपको थोड़ा सा बताते हैं हवेली के बारे में। हमारे गांव से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक हवेली है। लोगों के अनुसार 45 साल से खाली पड़ी है, पर किसी को भी सही नहीं पता क्या है, क्यों है। सबके पास एक अलग ही कहानी होती है बताने को। 150 कमरे की ये आलीशान हवेली आज वीरान पड़ी है। लोग भूत बाधा का नाम दे वहाँ जाने से मना करते हैं। अब ये तो इंसानी फितरत है, जिस बात के लिए मना किया जाएगा करते भी वही है सब। तो इस बात को सच करते हुए मनाही करने के बाद भी हम लोग निकल पड़े हवेली के दर्शन के लिए। करीब 1 घंटे में हम खड़े थे हवेली तक पहुंचने वाले मार्ग पे। हवेली देखने की उत्सुकता सबके चेहरे पर साफ दिख रही थी। तभी हमने सड़क के किनारे ही एक चाय की टपरी देखी, तो हम लोग वहां पहुंच गए और चाय का ऑर्डर देकर पास लगी सीट पर बैठ गए। तभी अंकित ने चाय वाले भैया से पूछा, 'का हो भैया, ये हवेली कितना दूर है?' चाय वाले भैया, '150 किलोमीटर है। 'अच्छा, 150 किलोमीटर? 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'हाँ, बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर। 'फिर तो बहुत दूर है। 'चाय वाले भैया, 'हाँ, 150 किलोमीटर
अरे बाबू, तोहे लोग का वो हवेली जायक है, ज़्यादा दूर नाई है, बस यही सड़क पकड़ ले चल जाइबू, बड़ी के हवेली है, दिख जाही तोहका। अंकित धन्यवाद कह ही रहा था कि गुनगुन ने पूछा, चाचा क्या वो सच में डरावनी हवेली है? क्या हुआ था, आपको कुछ पता है? बता दीजिए ना। चाय वाले भैया, अरे बिटिया, हमहू के कुछ नहीं पता, बस उतना ही जानित है जितना सब ने सुने हैं। अंज तो उतना ही बता दीजिए ना चाचा। अरे बबुआ, वहाँ एक चौकीदार है, उनसे पूछ लियो, वो बता दे ही। चाय ख़त्म कर हम लोग सड़क पकड़े और चल दिए। लगभग 7 मिनट बाद एक आलीशान हवेली हमारे सामने थी। तभी हमारी नज़र एक आदमी पर पड़ी, शायद चौकीदार थे यहाँ के। हम लोग उनके पास पहुँच गए और कोई कुछ पूछता उससे पहले ही अंश के सवालों का पिटारा खुल गया था। अंश, भैया क्या हुआ था यहाँ? कौन रहता था? कहाँ गए सब? भैया हंसते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गए और हमें बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, जानता तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं, जितना सुना हूँ वो ही बता सकता हूँ। अंकित, हाँ भैया वही बता दीजिए। चौकीदार भैया ने बताना शुरू किया। यहाँ के निवासियों के अनुसार एक सेठ हुआ करते थे। ऐशो हराम की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक औलाद की। और कुछ सालों बाद उनके आंगन में लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। सेठ सेठानी की खुशियाँ आसमान पर थी। सेठ ने तो अपनी तिजोरी खोल दी थी, धन दौलत रुपया पैसा दोनों हाथों से लुटा रहे थे। और यह हवेली, जिसका नाम था राखीस मैंसन, सेठ में अपने इकलौती बेटी के तोहफे में दे दी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, किंतु 21 वर्ष की आयु में ही राजकुमारी की अचानक से मृत्यु हो गई और अपनी बेटी के इस सदमे को सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों तक उनके शुभचिंतकों ने सब कार्य संभाला, पर कुछ ही समय में कारोबार ठप हो गए और सारी शानो शौकत पैसा कौड़ी मिट्टी में मिल गई। आज सालों बाद शायद ही किसी को सेठ सेठानी का नाम याद हो। सेठ सेठानी के जाने के बाद उनकी बेटी की मृत्यु का राज भी अधूरा रह गया। लोगों की माने तो उन्हीं की आत्मा यहाँ पे निवास करती है। इसी कारण लोग यहाँ आने से डरते हैं और भूतिया हवेली कह पुकारते हैं। सत्यम, भैया क्या आपने कोई आवाज़ सुनी है कभी? भैया, हाँ, कभी कभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, कभी लगता है कोई चल रहा है, इसलिए जैसे तैसे दिन में ड्यूटी कर लेता हूँ, पर रात को नहीं रुकता। अच्छा बच्चों, बहुत हुआ, बस इतनी ही कहानी मुझे पता है, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे काम है। भैया को धन्यवाद बोल हम सब आगे बढ़े और हमारे सामने थी एक बड़ी सी हवेली, द राखीस मैंसन। गेट पर नेम प्लेट पर हमारे कदम रुक गए। भैया की बातें हमारे दिमाग में घूम रही थी और हम सभी सोच रहे थे आगे जाए या वापस लौट जाए। गेट के आगे खड़े होकर काफ़ी सोच विचार के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि आगे जाना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हनुमान जी का ध्यान किया, जय श्री राम रटते रटते बढ़ गए हम आगे। दोपहर के 12:30 हो रहे थे तो डर भी थोड़ा कम लग रहा था। हवेली के चारों तरफ बागवानी हो रखी थी, पर ये भी खरपतवार से भर गई थी। पीछे की ओर 2 पीपल के पेड़ दिख रहे थे जो हवा से अजीब सी ध्वनि निकाल रहे थे। झाड़ियों से कुछ आवाज़ आ रही थी, शायद कोई जानवर चहलकदमी मचाए थे। इस सुनसान जगह पर केवल पत्तियों, जानवरों और हमारे कदमों की ही आवाज़ आ रही थी। 2-3 लोग और दिखे वहाँ पर, शायद वो भी देखने ही आए थे। आखिरकार चौखट पर हम लोग खड़े हुए और एक दूसरे को देख हामी भरी और एक झटके में अंदर चले गए। यह बहुत बड़ा बरामदा था। आखिर छोर पर 2 तरफ से सीढ़ियाँ थी जो कि धूल और सूखे पत्तों से भरी थी। ऊपर छत से झालर लटक रही थी, पर उसकी खूबसूरती को मकड़ी के जालों ने ढक दिया था। कमरे की दीवारों पर टंगे फोटो फ्रेम, तलवारें
आधी मिट्टी का चोला ओढ़ चुकी थी। कई जगह तो पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। हम सब थोड़ा आगे बढ़े तो एक गलियारा दिखा। दूसरी ओर भी एक रास्ता था। अब हम लोग हो गए कंफ्यूज्ड कि किधर से और कहाँ जाए। हमें हैरान परेशान देख एक लड़का हमारे पास आया और कहने लगा, पहले ऊपर घूम आइए, कोई परेशानी हो तो मैं चल सकता हूँ। उसने बताया कि वो अक्सर यहाँ आया करता है। ये सुनकर अंकित बोला, चल भाई अच्छा है, हम लोग कहीं गुम तो नहीं होंगे और डर भी कम लगेगा। धीरे धीरे चलते हुए सत्यम ने उस लड़के से पूछा, आपका नाम क्या है भैया, और आपको डर नहीं लगता? हमेशा आते हैं क्या? सच में यहाँ से आवाज़ें आती हैं? तो लड़के ने बोला, क्या नाम है भाई तेरा? इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। वैसे मेरा नाम वेद है, यहीं पास में रहता हूँ, अक्सर यहाँ आ जाया करता हूँ। सच कहूँ तो हाँ, कभी कभी यहाँ से अजीबो गरीब आवाज़ें आती हैं, पर किसी को सही नहीं पता। दीदी ने बोला, अरे जाना किस तरफ है भाई, ये तो बताओ। अंश मेरा हाथ पकड़ो और गुनगुन तुम भी मेरा हाथ पकड़ करके चलो। जी दीदी, उस लड़के ने कहा और बताने लगा। वेद बोला, ऊपर के फ्लोर पर जाना मना है और इधर दाएं और केवल 10 कमरे ही खुले हैं, क्योंकि उसके आगे अंधेरा रहता है, और बाएं और एक बड़ा सा आंगन है। तभी वेद का फ़ोन बजा। कुछ बात करने के बाद वो आया और बोला, सॉरी मुझे जाना होगा, घर से फ़ोन था। ओके भाई, ज़्यादा आगे मत जाना, कह वो चला गया। अंकित, तब दीदी किधर की ओर चलना है? दीदी, चलो रूम्स देखते हैं और लौटकर आंगन देखते हैं। सब ने हाँ में सर हिलाया और बढ़ गए। आगे एक कमरा एकदम खाली था, या कहे तो धूल से भरा हुआ था, जाले जड़ा हुआ था। हम आगे बढ़ रहे थे कि अंधेरे में से ढेर सारे कबूतर उड़ते हुए हमारी तरफ आते दिखे। पीछे से घुंघरू की आवाज़ और उस अंधेरे को फाड़ती बिल्ली की आवाज़, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अचानक ऐसा होने से हम सभी घबरा गए। थोड़ा डर भी लग रहा था, पर एक मन सबका देखने को भी कर रहा था। आखिर क्या है उधर? दीदी, चलो सब वापस, कोई आगे नहीं जाएगा। अंश, पर दीदी अभी तो 6 रूम्स बाकी हैं, मुझे देखना था। दीदी, कहाँ ना चलो वापस, सुनाई नहीं देता है। सत्यम, पर दीदी अभी। दीदी, कोई परवर नहीं, चुपचाप से सब वापस चलो, हमें घर भी लौटना है। लौटकर हम लोग आंगन की ओर बढ़ गए। सुनसान गलियारा, पक्षियों की आवाज़ से थोड़ा डर भी लग रहा था। आंगन में पहुँचे तो सब तो देखा, खाली छत पर जगह जगह सूखे पत्तियों का ढेर था। एक रेलिंग से तार बज रहा था। तभी कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी। हम लोग सोच ही रहे थे कि तभी चर 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 और आवाज़ सुनते ही सब ने कदम बढ़ाए और फटाफट निकल गए हवेली से बाहर। बाहर आकर हम लोगों ने चैन की सांस ली और आगे जाकर गेट के पास ही बैठ गए। सब पानी पीकर शांत हुए। मेरे मन में तो कबूतर का ही डर बैठ गया था। अंकित बोला, इतना शांति क्यों है भाई, डर गए क्या सब इतने में ही? सत्यम, ये लोग डरपोक है। अंश, मैं तो नहीं डरा, सबसे ज़्यादा तो स्वीटी दीदी डरी है। सत्यम, अरे गुनगुन और महकती कहाँ गई? मैं, भूत से मिलने। गुनगुन, अंकित भैया और सत्यम को भूत जी बुला रहे हैं। अंश, सच्ची दीदी? और मुझे? मैं, भग पागल, पर्स गिर गया था वहीं, लेने गई थी, आगे ही था। स्वीटी दीदी, तुम लोग का हो गया हो तो चलो। थोड़ी देर बाद फिर से हम लोग उसी चाय वाली टपरी पे पहुंच गए। शाम में 4 बजने वाले थे और आज हम लोग खाना नहीं खा पाए थे। हमने मट्ठी और चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय वाले भैया, तो बच्चा लोग क्या क्या देखे? अंश, बहुत कुछ देखे, आज तो मज़ा आ गया। अंकल को पैसा दे हम लोग निकल गए घर की ओर। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर उस लड़की को किसने मारा और क्यों, और वो सारी आवाज़ें क्या थी? आपको क्या लगता है, क्या सच में हवेली भूतिया है?
क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ, और वो आवाज़ें कैसी थी। सोचिए सोचिए और अपनी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अधिक जानने के लिए आप इस कहानी के अंत तक बने रहिए। शाम के 6:15 बजे हम लोग घर पहुँचे। सब लोग मुंह हाथ धोकर बैठ गए अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने। मौसी बोली, तो बच्चों कैसा रहा दिन, भूत दिखा क्या? अंश, नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं दिखा था, बस कबूतर देख दीदी डर गई और आगे जाने भी नहीं दी। डर गई थी और लेकर चली आई वापस हम लोगों को। अंकित, अरे मौसी, जैसे ही अंधेरा शुरू हुआ कुछ दिखता हम लोग वापस आ गए। मम्मी, क्या सच में भूतिया महल है? गुनगुन, नहीं मौसी, या शायद थोड़ा सा। मैं, हाँ थोड़ा सा डरावना तो था, पर उस परिवार के लिए बुरा लग रहा है। सत्यम, और मैं तो सोच रहा हूँ राखी को किसने मारा और क्यों मारा होगा? ओहो, कौन राखी भाई, हमें भी तो बताओ जरा। अंकित, मौसी, उस महल के पीछे एक लंबी कहानी है, पर ज़्यादा कोई नहीं जानता है। मम्मी, ऐसा क्या है, हमें भी बताओ। अंश, ये सब तो स्वीटी दीदी ही बताएंगी, आप भी कुछ बोलिए दीदी, क्यों चुप है? सत्यम, सोच रही होंगी क्यों पूरा महल नहीं देखे, गलती कर दी है हम लोगों ने। अंकित, नहीं, सोच रही होंगी काश उस बिल्ली से मिल लिए होते। मैं, सही बात है, दीदी तो भूत को भी डांट देती। गुनगुन, हाँ दीदी, कुछ देर रुकना चाहिए था। स्वीटी दीदी, देख रही है मौसी, ये लोग तो हमें विलेन बना दे रहे हैं। शाम हो रही थी, जंगल का इलाका, कैसे देर करते? अंकित, सच बताओ दीदी, डर गई थी ना तुम? दीदी, बक, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हो गया सबका, चलो थोड़ी देर किताब उठा लो। मौसी, अरे पहले उस लड़की के बारे में तो बताओ। स्वीटी दीदी, मौसी, वो हवेली एक सेठ ने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी, पर उस लड़की की रहस्यमय ढंग से 21 साल में ही जान चली गई और इसका सदमा सेठ सेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो दोनों भी प्राण त्याग दिए। अब लोगों का मानना है कि वहाँ उनकी आत्मा रहती है। मम्मी, अरे ये बात तो किसी को पता ही नहीं, लोग तो बस आत्मा वाली बात ही बताते। मौसी, मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, जाने क्या हुआ होगा। नानी जी रूम में आते हुए। मैं, आइए नानी जी बैठिए। नानी जी, नहीं बेटा जी, हम तो आपकी मम्मी और मौसी को ही बुलाने आए थे। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? नानी जी, भूल गई क्या, आज मिन्नी के यहाँ चलना था। मौसी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा 5 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। मम्मी, 5 मिनट की 1 घंटा। सब लोग हंस दिए। स्वीटी दीदी, और मौसी कहाँ गए हैं? नानी जी, सब अपने दोस्तों से मिलने गई हैं। स्वीटी दीदी, इन्हीं लोगों का ही सही है। सत्यम, गुनगुन, जाओ सबके लिए चाय बना ले आओ। हम लोग की बात जारी थी। नानी जी, मम्मी और मौसी जा चुकी थी। गुनगुन, गर्मा गर्म चाय, नमकीन और ब्रेड के साथ। अंकित, वाह बहन वाह। सत्यम, इतना ज़्यादा काम, वो भी गुनगुन, कोई काम है क्या? स्वीटी दीदी, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, खुद तो कोई जा नहीं पाया। दीदी दीदी कहाँ खो गई, कब से फ़ोन बज रहा? भाई ने चोटी पकड़ के खींची और पूछने लगा, किन ख्यालों में गुम हो? फिर से फ़ोन बजा तो देखा अंकित का कॉल था। अंकित, कहाँ हो दीदी, कब से फ़ोन कर रहा हूँ। मैं, हाँ अखबार देखा मैंने, लोग क्या क्या धारणा बनाए बैठे थे और यहाँ तो कुछ और ही निकला। अंकित, हाँ पर अभी भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं, चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ, अच्छा बात में बात करते हैं। अंकित, ठीक है दीदी, तब तक मैं सत्यम से बात करता हूँ, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं। देखे बड़की दीदी, स्वीटी दीदी क्या कहती है, बाय बाय। आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या लिखा है अखबार में, तो उसके लिए तो आपको कहानी पूरा सुनना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई थी। हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी, भूतिया बंगला का राज, आज हर राज का हुआ पर्दाफाश।
नहीं समझे ना? चलिए मैं बताती हूँ विस्तार में आखिर माजरा क्या है। असल में कुछ दिन पहले गश्त लगाते हुए पुलिस ने एक चोर को हवेली के पिछले रास्ते से अंदर जाते पकड़ लिया। पूछताछ में उस चोर ने बताया कि वो चोरी करता है, पर छोटी मोटी, जैसे पॉकेट मारना। उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, पर उन्हें हवेली में कुछ नकारात्मक गतिविधि होने का संदेह हुआ, जिस कारण उन्होंने एक टीम वहां लगा दी और एक हफ्ते की जांच में कई बातें सामने आई। हवेली की हकीकत या फिर तहकीकात में पुलिस टीम के मुताबिक जिस बंगले को लोग भूतिया बंगला कहकर पुकारते थे वह असल में भूतिया है ही नहीं। जिन जिन बातों से लोग डरते थे असल में वह सब उनका वहम था। पुलिस की टीम ने मामले पर पुष्टिकरण करते हुए बताया कि वो चरचर की आवाज़ वो हवेली के उन दरवाज़ों की है जो बरसात का पानी, हवा आदि से उलझ गए हैं, जो हवा चलने पर आवाज़ करते हैं और हवेली खाली होने के कारण आवाज़ तेज होकर गूंजती है। बिल्ली की आवाज़ वो सच में बिल्ली की ही है जो वहाँ पर रहती है अपने बच्चों के साथ। घुंघरू की आवाज़ बिल्ली के गले में बंधी है और बिल्लियाँ हवेली के आखिरी छोर पर रहती थी, जिधर अंधेरे के कारण लोग जाते नहीं हैं। सभी बातों का साबित करने के लिए वीडियो और फोटो ले लिए गए थे। पुलिस अधिकारी ने मीडिया के जरिए जनता से आग्रह किया है कि बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी बात पर यकीन ना करें। हमें भूतिया हवेली से सबक लेना चाहिए और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए। अधिकारी बोलते हैं, पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का हिस्सा ना बने। अंधविश्वास को हराना है, जागरूकता फैलाना है। असल माजरा ये था और लोग इसे भूतिया बाधा समझ रहे थे। आपने तो मेरी जुबानी पढ़ा है, पर हम लोग तो देखे, सुने और महसूस किए थे। सोचिए कितना बड़ा पोपट हुआ हम लोगों के साथ। केवल हम लोग ना, और भी लोगों के साथ पोपट हुआ। चलिए, अंत भला तो सब भला। वैसे आप लोगों को डर लगा या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन सकते हो।